एक औरत अपने 2 बच्चों को लेकर 5 दिन और 5 रातों के लिए समुंदर के सफर पर निकली, लेकिन कुश्ती पर मौजूद आदमी ने न सिर्फ उसे नजरअंदाज किया, बल्कि खुद गर्जी से सारा खाना अपने कब्जे में कर लिया। दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे थे, मगर इस आदमी को जरा भी रहम न आया। यहाँ तक कि उसने बच्चों पर हाथ उठाने का इरादा किया। औरत ने एक लम्हा पहले ही उसका इरादा भांप लिया। उसने फौरन मछली पकड़ने वाली छड़ी उठा ली। जैसे ही वो आदमी झपटा, औरत ने पूरी ताकत से फिशिंग रॉड उसके सर पर दे मारी। वो आदमी मार खाकर हाँफने लगा। फिर औरत ने उसे सीधा उठाकर समुंदर में फेंक दिया। अगरचे उसने अपने सामने का मसला हल कर लिया था, लेकिन उसके साथ ही एक सहारा भी खो दिया था। अब वो औरत अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रह गई और वो तीनों समुंदर की मौजों में बहने लगे। जल्द ही उनका खाना खत्म हो गया। दोनों बच्चों के पास उंगलियां चाटने के सिवा कोई चारा न था। शदीद मायूसी के आलम में औरत ने अचानक देखा कि वो बहते बहते एक छोटे से जजीरे के करीब पहुंच गए हैं। ये मंजर देखते ही उसके अंदर जैसे नई जान आ गई। उसने फौरन कश्ती को किनारे की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद वो लहरों से लड़ते हुए आखिरकार साहिल तक पहुंच गई। उसने बड़ी एहतियात से दोनों बच्चों को समंदर पार कराया और फिर नर्म रेत पर कदम रखते ही जैसे उसका दिल भर आया। वो अपने जब्त पर काबू न रख सकी और वहीं फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ा संभलने के बाद औरत ने साहिल पर एक खेमा लगाया ताकि आरजी पनाहगाह बन सके। फिर वो वापस कश्ती की तरफ गई और वहां मौजूद सामान को घसीट कर किनारे पर ले आई। उसकी बेटी भी मदद के लिए आ गई और दोनों ने मिलकर सामान एक एक करके सूटकेस में रख दिया। फिलहाल औरत ने फैसला किया कि वो यहीं कुछ दिन गुजारेंगे। फिर वो दोनों बच्चों के साथ साहिल के आसपास देखने निकली। ये देखकर उसके चेहरे पर खुशी की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वहां एक साफ सुथरा छोटा दरिया बह रहा था और करीब ही केले का एक बड़ा दरख्त भी था। मगर उसकी ये खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। अचानक आसमान पर बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। खेमे को हिलाकर रख देगी। हालांकि वो अंदर छुपी हुई थी, मगर बारिश और हवा के जोर से वो पूरी तरह भीग गई। गीले कंबलों से बच्चों को बचाने के सिवा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपने जिस्म से दोनों को मजबूती से थाम लिया ताकि वो ठंडी हवा और बारिश से महफूज रहीं। कुछ देर बाद बारिश थम गई, बादल छट गए और सूरज की रोशनी ने आसमान को रोशन कर दिया। नीला आसमान, सफेद बादल और नमकीन हवा में ताजगी भर गई। इसी दौरान छोटे लड़के के चेहरे पर एक मानूस सा एहसास उभरा। वो न सिर्फ औरत के साथ एक झोंपड़ी तक पहुंच गया, बल्कि उस जगह को जैसे बरसों से जानता हो। औरत को हैरत थी, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि वो छोटा लड़का दरअसल यहीं पला बड़ा था। इसके पुराने घर में मकड़ी के जालों से भरा एक बाला खाना भी था। ये सब इस बात का सबूत था कि वो पहले इसी जजीरे का रहने वाला था। बदकिस्मती से इसके वालिदैन एक हादसे में समुंदर की नजर हो गए थे। औरत ने बचाव की उम्मीद में पहाड़ की चोटी पर आग जलाने की जगह बनाई ताकि कोई दूर से धुआं देखकर मदद को आ सके। जल्द ही अंधेरा छा गया। वो तीनों इस जजीरे पर अपनी पहली रात गुजारने वाले थे। अगरचे औरत के लिए ये जजीरा अजनबी और वीरान था, मगर दोनों बच्चों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम न थी। अजीबो गरीब समंदरी मखलूकात और रंग बिरंगी मछलियां देखकर वो बेहद खुश थे। वक्त गुजरता गया और वो दोनों बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होकर शरारती और चंचल हो गए। एक दिन दोनों बच्चों ने शरारत करते हुए एक छोटे जंगली सूर को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसकी माँ ने देखा, वो गुस्से में आग बगोला हो गई और पूरी ताकत से उनके पीछे दौड़ पड़ी। मगर खेल खेल में अचानक उनका ध्यान हटा और वो एक गहरे गड्ढे में जा गिरे। छोटा जंगली सूर उनके हाथ से निकलकर भाग गया और माँ सूरनी ने भी उनका पीछा करना छोड़ दिया। अगरचे दोनों बहुत शरारती थे, लेकिन औरत उन दोनों से बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो उनकी शरारतों पर नाराज होने के बजाय अक्सर उनके साथ हंसती और खुद उन्हें नहलाती थी। मगर जब कभी वो उससे कुछ अजीब या शर्मनाक सवाल पूछते तो औरत फौरन नजरें झुका लेती। इसका मतलब ये नहीं था कि वो उन्हें कुछ सिखाती नहीं थी, बल्कि जब भी उसे वक्त मिलता वो दोनों को मुफीद बातें और इल्म सिखाती, ताकि अगर कभी वो इंसानी दुनिया में वापस जाएं तो वहाँ खुद को संभाल सके। कुछ दिनों बाद एक दिन चार्ली ने शरारत से काम लिया। औरत घर पर नहीं थी तो वो चुपके से एमी को साथ लेकर समुंदर के किनारे मछली पकड़ने निकल गया। लेकिन जब वो कश्ती से रस्सी बांधने लगा तो वो रस्सी हाथ से निकलकर लहरों में बह गई। इससे भी ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि दूर पानी में एक शार्क उनकी तरफ पड़ रही थी। जब तक उन्हें एहसास हुआ, कश्ती लहरों के साथ बहुत दूर जा चुकी थी। खुशकिस्मती से उनके इर्द गिर्द मूंगे की चट्टानें मौजूद थी। शार्क फिलहाल वहां से गुजर नहीं सकती थी, लेकिन सूरज डूबने वाला था और अंधेरा उन पर छाने लगा था। थोड़ी देर बाद चार्ली के जहन में अचानक एक जबरदस्त ख्याल आया। उसने फौरन एमी की पकड़ी हुई मछलियां ली और उन्हें कुश्ती से थोड़ा दूर समंदर में फेंक दिया। शार्क ने जैसे ही वो मछलियां देखी, वो तेजी से उस तरफ बढ़ गई। यही मौका था। चार्ली ने पूरी ताकत से अपनी छोटी कश्ती की तरफ तैरना शुरू कर दिया। कुछ ही लम्हों में वो शार्क के हमले से बच निकला। आखिरकार उसने अपनी जहानत से खुद और एमी दोनों की जान बचा ली। थोड़ी देर बाद एमी की माँ भी साहिल पर पहुंच गई। उसने उन्हें तलाश कर लिया, लेकिन बच्चों को ज्यादा डांटा नहीं, बस नरमी से समझाया। कुछ दिनों बाद एक और तेज बारिश ने जजीरे को घेर लिया। औरत चाहती थी कि इस बार वो बच्चों के साथ घर पर ही रहे, मगर अचानक छत से पानी टपकने लगा और बिस्तर भी भीग गया। औरत ने फौरन बच्चे को उठाया और छत ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ गई, लेकिन जब उसने देखा कि बच्चा बारिश में भीग रहा है तो फौरन घबरा गई। उसने जल्दी से बच्चे को घर के अंदर भेजा और खुद बारिश में खड़ी रहकर छत ठीक करने लगी। उसे लगा कि ये कोई मामूली बात है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि यही लम्हा उसकी जिंदगी का रुख बदल देगा। बारिश के बाद उसे तेज बुखार और जुकाम हो गया। कुछ दिन गुजरे, मगर बीमारी कम होने के बजाय और बढ़ती चली गई। अब औरत को महसूस होने लगा कि शायद उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। उसने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया, उनके सर पर हाथ फेरा और नर्म आवाज में कहा, वादा करो कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखोगे। उसने बच्चों से कहा
जब मैं न रहूं तो मुझे यहीं इसी साहिल के करीब दफन कर देना। चार्ली और एमी ने औरत के लिए तदफीन का इंतजाम किया। वो दोनों सिर्फ अपने सहारे पर जीने के आदी हो गए। वक्त गुजरता गया। 10 साल बाद एमी अब एक जवान खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। चार्ली ने सोचा कि वो उसके लिए कोई खास तोहफा लाए। वो कश्ती लेकर समुद्र की लहरों में निकल गया और सीपियों की तलाश शुरू कर दी। काफी देर बाद उसे एक बड़ी सीपी मिली। जहाज पर वापस आकर उसने आहिस्ता से वो सीपी खोली और उसमें से एक चमकता हुआ बड़ा सा मोती निकला। चार्ली ने मोती को नरमी से अपने हाथों में थामा, फिर एहतियात से उसे धोया और प्यार से एमी को पेश किया। पहले पहल एमी को ये ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे वो उसे देखती गई उसकी चमक दिल में उतरती चली गई। आखिरकार उसने इस मोती को सर का जेवर बना लिया और खुशी खुशी चार्ली को दिखाने आई। लेकिन चार्ली ने लापरवाही से कहा, समुद्र में तो ऐसे मोती आम होते हैं, इसमें खास बात क्या है? ये जुमला एमी के दिल में तीर की तरह लगा। वो खामोशी से पलटी और अकेली वापस घर चली गई। वो आईने के सामने खड़ी हुई और अपने बालों में सजे मोती को देखने लगी। जेवर को देखते हुए उसने लाशऊरी तौर पर अपने सीने को छुआ, जहां औरत बनने की पहली अलामतें जाहिर हो चुकी थीं। वो नहीं जानती थी कि ये क्या मानी रखा है। बस इतना महसूस हुआ कि उसके दिल में एक नया जज्बा, एक नया एहसास जन्म ले रहा है। दूसरी तरफ चार्ली, जो बज़ाहिर बेपरवाह था, छुपकर एमी को देख रहा था। अब वो उसके बदलते रवैये को महसूस कर चुका था। उसे लगता था कि एमी अब बड़ी हो गई है। अपने अंदर उठते जोश और उलझन को छुपाने के लिए चार्ली साहिल की तरफ गया। थरों से लहरों पर वार करने लगा, यहाँ तक कि गुस्से और जोश में खुद समंदर में कूद गया। फिर वो पानी से बाहर आया, सांसें फूली हुई, लेकिन चेहरे पर फख्र और खुशी थी। वो एमी के पास पहुंचा और जोश से कहने लगा, तुम्हें पता है, मैंने अभी एक शार्क को चैलेंज किया और वो बिल्कुल बेकार निकली। उसे उम्मीद थी कि एमी मुतासिर होगी, लेकिन उसके बरक्स एमी ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि एमी ने उल्टा उसे एक बड़ा बेवकूफ कह दिया। चार्ली के चेहरे पर मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। उसने एमी का हाथ पकड़ा। एमी ने बच निकलने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे दोनों जमीन पर जा गिरे। अचानक ये कुर्बत, वो लम्स, उनके दिलों में एक अनजान सा एहसास जगा गई। अगली सुबह जब सूरज की किरणें झोपड़ी की छत से अंदर आईं, एमी ने बिस्तर पर एक अजीब सा सुर्ख धब्बा देखा। वो खौफजदा हो गई। उसे लगा जैसे कोई खतरनाक बीमारी उसे लग गई हो। घबराहट में वो चीखने ही वाली थी कि अचानक उसे बचपन की एक बात याद आ गई। उसकी माँ ने एक बार नरमी से उसे समझाया था कि जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनके जिस्म में कुछ तब्दीलियां आती हैं। उसी लम्हे एमी को सब समझ आ गया। चेहरे पर खौफ की जगह एक खामोश मुस्कुराहट आ गई। उसने खामोशी से दरवाजा खोला और आबशार के करीब चली गई। पानी के बहाव में उसने अपने जिस्म को धोया, जैसे नई जिंदगी में कदम रख रही हो। अचानक चार्ली वहां आ गया। वो हैरान खड़ा एमी को देख रहा था। एमी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। चार्ली की सादा फितरत को समझ नहीं आया कि आखिर उसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। वो बस मुस्कुरा कर बोला, क्या हुआ, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? एमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से पानी में हाथ डबो दिया। उसी दिन उन्होंने कुछ अजीब देखा। जजीरे पर कुछ अजनबी लोग उतरे थे, साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आए हों। चार्ली और एमी हैरान हो गए और तजस्सुस में उनके पास चले गए। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे, उन अजनबियों ने उन्हें मशकूक नजरों से देखा। खुशकिस्मती से चार्ली को अंग्रेजी आती थी। उसने फौरन बात की और यूं गलतफहमी दूर हो गई। कैप्टन हैरान था। वो सोचने लगा कि इतने मुहज्जब अंदाज, इतनी शाइस्तगी, क्या ये दोनों वाकई किसी रईस खानदान से हैं? चार्ली ने वजाहत दी कि वो बरसों से इस जजीरे पर फंसे हुए हैं। कैप्टन ने सर हिलाया और एहतराम के तौर पर अपनी बेटी को उनसे मिलवाया। उसका नाम आइलियन था। वो नाजुक, खूबसूरत और नफीस लिबास में मलबूस थी। चार्ली ने जब उसे पहली बार देखा तो वो पुल उसके दिल में ठहर गया। आइलियन ने जैसे ही उन्हें देखा, शर्म से उसके गाल सुर्ख हो गए। लेकिन चार्ली और एमी को अंदाजा भी न हुआ। उन्हें तो बस उसके रेशमी लिबास ने हैरान कर दिया। ऐसा लगता था जैसे वो कोई कीमती खजाना हो जो बरसों से उनकी दुनिया से गायब था। अगरचे मंजर थोड़ा अजीब था, ऑयलन ने फिर भी दोनों को एक रंगीन रबन दिया। इन दोनों को इतना खुश देखकर ऑयलन और उसके वालिद को समझ नहीं आया कि क्या कहें। इस रात इन गैर मुल्की मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के लिए एमी ने एक शानदार समंदरी खाने का एहतमाम किया। ऑयलन ने पहली बार इतना नया खाना देखा था। वो जजीरे की जिंदगी से काफी मुतासिर हुई। उस वक्त एमी ने एक मुलाह को अपने पास बैठे देखा और मेहरबानी से उसे एक प्याला पेश किया। अजीब बात यह थी कि इस आदमी ने न सिर्फ उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि अपनी जबान से एक जोरदार आवाज भी निकाली। एमी ने सोचा कि वो मेहमान है। उसने उसकी परवाह नहीं की। उसे अंदाजा नहीं था कि वो इतना बदतमीज होगा। उसने एमी के सर पर लगे मोती को भी घूर कर देखा। अगले दिन ऑयलन ने कपड़ों का एक बंडल भेजा। वो चाहती थी कि वो साफ सुथरे हो जाएं। उसे उम्मीद नहीं थी कि चार्ली थोड़ा अजीब नजर आएगा, लेकिन ऑयलन ऐसी नहीं लग रही थी। इसके बजाय वो चार्ली को घूरती रही और अब चार्ली के दिल में पहली बार ऑयलन के लिए एक मुख्तलिफ एहसास पैदा हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा गाजा लगा लिया है? नहीं, मुझे लगता है ये बहुत खूबसूरत है। ठीक है, शुक्रिया, मेहरबान जनाब। इसी वक्त एमी बेमौका अंदर आ गई। अभी की अजीब सूरत हाल को हल करने के लिए आइलियन ने सोचा कि वो जरूर इस जजीरे पर बोर हो गए होंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि दोनों अचानक जोश में आ जाएंगे। आइलियन के सामने उन्होंने एक रक्स किया जो उनके ख्याल में दिलचस्प था, लेकिन आइलियन ने जब ये देखा तो वो सर हिलाती रही। फिर उसने फैसला किया कि वो दोनों को बताएगी कि असल रक्स क्या होता है। तो आइलियन ने चार्ली का हाथ पकड़ा और हाथ में हाथ डालकर रक्स करने लगी, लेकिन उसने कभी दूसरी औरतों के चार्ली को नहीं छुआ था। वो आइलिन पर फरिफ्ता हो गई थी। उसे नहीं मालूम था कि वो करीब हो रहे हैं, इसलिए उसने आइलिन को अपने पास से धक्का दे दिया। अगली सुबह आइलिन ने कुछ रंग ढूंढे और आइलिन की तरह मेकअप करना सीखा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसे खूबसूरत
कैसे बनाया जाए। उसने बस उसे अपने चेहरे पर लगा लिया। कुछ ही देर बाद चार्ली इमारत से नीचे आया। उसने देखा कि ऑयलियन उसे अपना मेकअप दिखा रही है। चार्ली इस मंजर से चौंक गया। फिर वो मुस्कुराया और ऑयलियन से कहा कि उसे जल्दी से धो ले। फिर वो जल्दी में चला गया क्योंकि ऑयलियन ने उसे समंदर किनारे मछली पकड़ने के लिए कहा था। इस अचानक दूरी ने ऑयलियन एमी को खोया हुआ महसूस कराया, इसलिए वो अकेले तालाब में नहाने चली गई। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी इस हरकत पर एक बुज़दिल मुलाह की नजर है। दूसरी तरफ अगरचे ऑयलियन ने चार्ली को समंदर किनारे मछली पकड़ने के लिए कहा था, लेकिन उसने उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। इसके बजाय वो चाहती थी कि चार्ली उसके साथ कश्ती पर रहे। थोड़ी सी भी गैरत वाला कोई भी आदमी इस आजमाइश का मुकाबला नहीं कर सकता था। तो चार्ली ने ऑयलियन का हाथ पकड़ा और उसके पास लेट गया। मैंने सोचा कि चार्ली इससे मोहब्बत कर बैठेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो जल्द ही इससे मोहब्बत कर बैठेगी। उसे अदम तहफ्फुज महसूस हुआ। जब उसने सोचा कि उसने ऑयलन के साथ किया तो उसे मजीद मुजरिम महसूस हुआ। तो ऑयलन के जितना भी रोकने के बावजूद वो फिर भी जल्दी से घर चली गई। उस वक्त ऑयलन के घर पर मल्लाह जबरदस्ती मोटी का पता पूछ रहा था, लेकिन मोटी मिलने के बाद मल्लाह ऑयलन की खूबसूरती की तरफ मुतवज्जे हो गया। वो बस एक कदम आगे बढ़ाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वापस आने वाले चार्ली के हाथों रोका जाए। जब वो लड़े, चार्ली मल्लाह का मुकाबला न कर सका, यहाँ तक कि उसे दूसरे फरीक की बंदूक से बाजू में गोली लग गई। गोली की आवाज ने जल्दी से दूसरों को मुतवज्जे किया। सबने मल्लाह को पुरसुकून रहने का मशवरा दिया, लेकिन मल्लाह ने बिल्कुल नहीं सुना। उसने चार्ली को मारने की भी कोशिश की। चार्ली मारा जाने ही वाला था। एक और मल्लाह बंदूक खींचने के लिए आगे बढ़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मल्लाह पागल हो चुका है। उसने बंदूक खींचने वाले को भी मारा। उस वक्त चार्ली को आखिरकार भागने का मौका मिला। वो महल से भाग गया, लेकिन इसके पीछे मल्लाह ने हार नहीं मानी। उसने चार्ली पर दोबारा फायर किया। खुशकिस्मती से वो चार्ली को नहीं लगी और वो कामयाबी से फरार हो गया। फिर मल्लाह उसके पीछे भागा। जल्द ही वो दोनों साहिल पर पहुंच गए। मल्लाह ने ध्यान नहीं दिया और गिर गया। बंदूक पानी में भीग गई और इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। इसका माथा भी जख्मी हो गया। इस वक्त घबराए हुए चार्ली ने समुद्र में शार्क को देखा। इसे अचानक एक ख्याल आया। फिर वो समुद्र में कूद गया और छुप गया। मल्लाह ने चार्ली को समुद्र में कूदते देखा। उसने सोचे समझे बगैर उसके साथ छलांग लगा दी। उसे अंदाजा नहीं था कि इसके माथे पर लगा खून शार्क को मुतवज्जे कर लेगा। इससे पहले कि वो मुकाबला कर पाता, उसे शार्क ने काट कर हला कर दिया। फिर चार्ली घर की तरफ भागा। एमी ने सोचा कि चार्ली को एक अच्छी लड़की मिल गई है और वो उसे छोड़ने वाला है। जब वो ज़हनी तौर पर तैयार थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि चार्ली उसे बताएगा। उसके बाद वो जान गया कि एमी सबसे अहम शख्स है। जब उसने ये सुना, एमी अचानक गम से खुशी में बदल गई। अगले दिन वो एक साथ समंदर के किनारे खड़े थे। उन्होंने ऑयलैन और कैप्टन को अलविदा कहा। फिर उन्होंने अपनी बेफिक्र जिंदगी दोबारा शुरू कर दी। एक साल बाद एमी ने चार्ली के लिए एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद वो